नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, मैंने हिंदी पूरी पढ़ा रखी है और अब हम हिंदी का एक एक चैप्टर उठाएंगे और एक एक चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखलाएँ हैं उन्हें हम हल करेंगे। आज हम सबसे पहले वर्णमाला जो हमारा चैप्टर है उसकी कुछ प्रश्न श्रृंखलाएँ मैं लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाली जो परीक्षाएँ हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो देखिए कंठ ध्वनियाँ कौन सी होंगी। कंठ ध्वनियाँ मतलब का, खा, ग, घ, ण। ठीक है, तो इनमें से इन ऑप्शनों में से इस लाइन के कौन कौन से वर्ण हैं? वो हैं क और ख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क और ख। अगला प्रश्न है आधुनिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वह वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो देखिए आधुनिक दृष्टि से हम वह वर्ण का वैशिष्ट्य की बात करें तो ये दो इष्ट में भी आएगा, क्योंकि ये दोनों होंठों की सहायता से बोला जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये वह वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी में भी आएगा, क्योंकि जो स्पर्श संघर्ष की जो वर्ण हैं जो 25 वर्ण, उनमें एक व वर्ण भी है। ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें अल्प प्राण में भी ये आएगा, क्योंकि जिन वर्णों की को बोलने में कम हवा लगे, मुंह से कम हवा निकले या मुंह से कम सांस निकले या कम जान लगे, तो वो अल्प प्राण जो होते हैं कहलाते हैं। जैसे कि व शब्द बोलने में कम, व भ म, इनको बोलने में कम जो है जान लग रही है या कम सांस निकल रही मुंह से बाहर। और पा, फा, इनमें हमारे फेफड़ों में भी हवा भर रही है। ठीक है, और ये इनको बोलने में हमें ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, ज़्यादा प्राण लगाने पड़ रहे हैं। तो ये प और फ वर्ड जो होते हैं इसी श्रृंखला के, तो ये कहलाते हैं महाप्राण। और व भ म, ये 3 वर्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो इसलिए ये व वर्ड जो है वो अल्प प्राण में भी आएगा और अघोष में भी ये व वर्ड आएगा। अघोष में इसलिए आएगा क्योंकि जो क च ट त प वर्ग है उसमें जो पहला और दूसरा पद होता है, पहला और दूसरा पद होता है वह सघोष में होता है, और बाकी के जो 3 पद बचे हुए होते हैं वो अघोष में कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है वो अघोष में भी आएगा वो वर्ण। और अगर हम बात करें तो ये निर्नुनासिक में भी आएगा। ठीक है, निर्नुनासिक मतलब जो कि नाक के द्वारा नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नाक से नहीं बोला, वह नाक से नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये होठों से बोला जा रहा है, नाक की सहायता से नहीं बोला जा रहा है। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, द्योष्ट, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण, अघोष और निर्नुनासिक। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक छोड़ रखा है, और मैंने क्रम से 0 से लेके क्रम से मैंने सारी हिंदी की वीडियो बना रखी है और बहुत ही सरल भाषा में समझा रखी है। तो सभी लोग जिन लोगों ने हिंदी नहीं पढ़ रखी है या जिन्होंने हिंदी मेरी वीडियो नहीं देखी है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और उन्हें मेरी हिंदी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक है, तो हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है ये ध्वनियाँ किसकी होंगी, अरबी और फारसी की होंगी। ठीक है, इनमें देख के ही पता चल रहा है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए इसका सही उत्तर होगा स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तो इस हिसाब से इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो देखिए ये दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि महाप्राण और अल्प प्राण व्यंजन क्या क्या होते क्या हैं। देखिए जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है, एक इसका पहचानने का तरीका यह भी होता है कि जो आपका जो अल्प प्राण होते हैं इसमें आपका जो पहला पद होता है, जो तीसरा पद होता है और जो कि 5वां पद होता है, ये तो अल्प प्राण में आता है। और बाकी के आपका बचा कौन कौन सा, दूसरा पद
और चौथा पद, ठीक है। तो ये आपका काय में आता है, ये आपका आता है महाप्राण में। और इसमें क्या पूछा गया है, चौथा वर्ण। तो चौथा वर्ण क्या होगा, मतलब चौथे वर्ण जो होंगे वो क्या क्या होंगे, वो घा होगा, झा होगा, णा होगा, धा होगा और माँ होगा। तो ये सारे के सारे वर्ण जो होंगे वो काय में आएंगे, वो महाप्राण व्यंजन में आएंगे, ठीक है। और एक बात और, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, देखिए का, चा, टा, ता, प, ये पूरा जो वर्ग होता है इसमें 25 वर्ड होते हैं, और वो पूरे के पूरे 25 वर्ड जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। का खा गा घा णा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा णा, ता था दा दा ना, पा फा वा वा मा, ये पूरे 25 वर्ड जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए आगे बढ़ते। प्रश्न है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में देखिए 52 वर्णों की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए इनमें अघोष वर्ण अ भी नहीं है, ज भी नहीं है, हा भी नहीं है, तो ये सा वर्ण जो है वो अघोष वर्ण होगा। अगला प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए छा ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अब संयुक्त वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए छा और त्रा और ज्ञा और श्रा, ठीक है। ये जो वर्ण है, ये वर्ण जो हैं, ये वर्ण आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अकारांत बोलते हैं। तो देखिए जो आपका अंग होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। आहा जो होता है उसे अयोग वाह, जो विसर्गे होती हैं उन्हें अयोग वाह के अंतर्गत लेकर आते हैं। और जो अंकी बिंदी होती है उसे अनुस्वार के अंतर्गत लेकर आते हैं। और अंतःस्थ में जो आपके जो वर्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वह होते हैं आपके या और रा और ला और वा, ये 4 वर्ड जो होते हैं वो अंतःस्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अकारांत, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा, आ शब्द, जिन वर्णों में आ लगा होता है उन्हें अकारांत बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है, ठीक है। तो अवधि में इनमें से कौन सी नहीं होगी। तो देखिए इसमें का, अड़ा, ना और म, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो अड़ा है ये थोड़ा अलग लग रहा है, और म, का, ना, म ये अवधि में आते हैं, अड़ा नहीं आता है। लिखित में कौन टा वर्ग नहीं है, ठीक है। तो टा वर्ग में कौन सा नहीं आएगा, हम देख लेते हैं। टा वर्ग में क्या क्या आता है, टा ठा डा ढा अड़ा, ठीक है। तो टा ठा डा ढा ये तीनों आ रहे हैं, घा नहीं आता, घा का वर्ग में आता है, का घा गा घा, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए ये सा 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 हा ये जो है संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जो ये व्यंजन होते हैं ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने में या जिनके उच्चारण में हमें क्या होता है कि हवा जो है हमारे मुंह के किसी भी हिस्से से रगड़ करके या घर्षण करके बाहर को निकलती है और हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे सा शा शा हा, ठीक है। तो मतलब उच्चारण से ही पता चल रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संघर्षी, या फिर ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन आए तो ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, ठीक है। तो इनमें से स्वर कौन सा नहीं होगा। देखिए स्वर होते कौन कौन से, आ ई उ ए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्वर, और अंग और आहा ये स्वर नहीं होते हैं। तो इनमें से जो अंग होगा ये हमारा स्वर नहीं होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और बाकी ये 3 स्वर में गिने जाते हैं। आ रहे हैं दीर्घ, लुप्त, हास्य, तो ये तीनों ही प्रकार जो हैं वो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो व्यंजनों की जो संख्या है वह सामान्यतः 33 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 33। लेकिन अगर द्विगुण या फिर उच्छिप्त व्यंजन जो कि ड़ा और ड़ा
ये दोनों अगर जोड़ दिए जाएं तो 35 हो जाती है। ठीक है, तो अगर उच्चिप्त व्यंजन के साथ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो 35 होती है, और सामान्यतः जो है 33 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है अयोग वाक् कहाँ जाता है। ठीक है, तो अयोग वाक् जो है किसे कहा जाता है, तो अयोग वाक् जो है वो विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है, विसर्ग को। जो आहा वाले शब्द होता है तो उसे आहा नहीं लिखा जाता है। हम कहीं भी किसी वर्ड में यूज करते हैं तो हम इन दोनों बिंदियों को यूज करते हैं, और ये जो दोनों बिंदियाँ होती हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अयोग वाक् जो होता है वो विसर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पार्श्व स्वर है। ठीक है, तो इनमें से पार्श्व स्वर कौन सा होगा, वह होगा आ। ठीक है, कौन सा होगा, बड़ा आ। अगला प्रश्न है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा बोल के खुद देख लो कि ये छा, छा मतलब तालव्य। ठीक है, जीभ जो है वो तलवे पे जो है मतलब तलवे पे रगड़ करके जा रही है, तो ये तालव्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वह होती है 11। ठीक है, कितनी होती है, 11। ठीक है, कौन कौन सी, अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ऋण, फिर आपका ओ औ भी इसमें सम्मिलित होता है। तो ये पूरे टोटल 11 जो होते हैं वर्ड होते हैं जो कि स्वर में गिने जाते हैं, स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 11 है। ठीक है, अगला प्रश्न है य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है। तो य र ल व जो हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काय के अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध नाक और मुंह से होता है। ठीक है, क्योंकि नाक की सहायता से, नाक से और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, नाक से ध्वनि निकलती है और मुंह की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसलिए इनका संबंध नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से होंगे जो कि तलवे के सहायता से बोले जाएंगे, चा, छा, जा, झा। ठीक है, तो ये तलवे में जीभ जा रही है, लेकिन टा, ठा, डा, ढा ये नहीं, ता, था, दा, धा, ना ये भी नहीं, ये दांतों से बोले जा रहे हैं, पा, फा, बाबा ये होठों से बोले जा रहे हैं। तो इसमें जो है सही आंसर क्या होगा, चा, छा, जा, झा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, हिंदी की वा ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो जो हिंदी की जो वा ध्वनि है वो क्या होगी, वो ओष्ठ ध्वनि होगी। ठीक है, क्योंकि वो होठों की सहायता से बोली जाएगी। या और व ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो या और व ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, ये देखिए अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। और व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है, नहीं, ये गलत है। अवधेश का विग्रह अवधनदेश, ये भी गलत है। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वही सही कथन है, बाकी तीनों कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको वर्णमाला की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ा रखी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ से पढ़ लें। ठीक है, तो हमें बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है वो कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला है, ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे, जैसा कि मैंने आपको वर्णमाला की जो क्लास है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से वर्णमाला पढ़ा रखी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दे रखा है, वहाँ से पढ़ लें। ठीक है, तो हमें बताना है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह होता है वो कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला है हिंदी की शा ध्वनि है। ठीक है, तो जो हिंदी की शा ध्वनि है जो, वह क्या है, वह है तालव्य शा। ठीक है, तो वह तालव्य ध्वनि है। ठीक है,